हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के गणित शिक्षण के नए क्लास में, जिसमें आज फ्रेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि टेंस ब्लॉक, आपका डेंस ब्लॉक, 10 ग्राम जो भी है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये पीडीएफ है और इसे हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पेपर, ग्राफ पेपर, 10 ग्राम जो भी है, डेंस ब्लॉक, ठीक है, ट्रायंगल, ये सब जो है, सममिति रेखा जो है क्या है, समचतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, ये सब रेखाएं भी हम लोग आज, यानी कि यहाँ का जो आपका मैथ में जो भी टॉपिक बनता है, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, गणित के द्वारा हम अमूर्त प्रत्ययों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गणित को किसके माध्यम से हम समझ सकते हैं? तो अमूर्त प्रत्ययों के माध्यम से हम समझ सकते हैं मैथ को। ठीक है, न कि मूर्त के माध्यम से। ठीक है, मूर्त के माध्यम से नहीं है, अमूर्त के माध्यम से हम गणित को समझ सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं समझने का। अमूर्त के माध्यम से याद रखना है। देखिए, गणित जो है एक पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, क्या है? मनोवैज्ञानिक है। यह गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप है। क्या है? तो गणित जो है कि विज्ञान का एक अमूर्त रूप है। गणित पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है और उसे भी समझने के लिए अमूर्त प्रत्ययों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो है आपका फ्रेंड्स, वो है गणित जो है कि स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा और गणना आदि का विज्ञान है। ठीक है, गणित क्या है? एक विज्ञान है। गणित क्या है? एक विज्ञान है। और गणित क्या है? गणित जो है कि विज्ञान का एक अमूर्त रूप है। उसके बाद अगला जो है आपका आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है। गणित क्या है? आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है। आगे जो फ्रेंड्स है आपका, गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित की जो प्रकृति है पूर्णतः तार्किक है। क्या है? तार्किक है, यानी तर्क पर क्या है? आधारित है गणित। अगला आपका दिया है कि गणित की संकल्पनाएं, यानी कि प्राकृतिक में क्षेत्रीयबद्ध, प्राकृतिक की संकल्पनाएं जो है कि प्राकृतिक में श्रेणीबद्ध है। ठीक है, गणित की संकल्पनाएं वो प्राकृतिक में श्रेणीबद्ध है। अगला है आपका कि गणित का ज्ञान सटीक, स्पष्ट तथा यथार्थ। गणित का ज्ञान कैसा होता है? तो वो होता है सटीक होता है, स्पष्ट होता है और आपका यथार्थ होता है। देखिए, गणित की प्रकृति बेहद ही सरल है। कैसी है? सरल है एवं अन्य विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ है। कैसी है? सुदृढ़ है। अगला जो आपका दिया है यहाँ से कि इसके ज्ञान से तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति एवं विश्लेषण शक्ति का विकास होता है। किस शक्ति का होता है? तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और आपका अन्वेषण शक्ति, और एक होता है विश्लेषण शक्ति। इसको याद रखना है। अगला आपका दिया कि गणित सीखने के लिए हमें किसी जन्मजात योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसी भी जन्मजात की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी जन्मजात योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा है भाषा। देखिए, गणित जो है स्वयं की इसकी एक अपनी भाषा है, जो विभिन्न प्रकार की संख्याओं और चिन्हों के माध्यम से चलती है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि गणित की कोई भी भाषा नहीं होती है, इसकी स्वयं की एक भाषा है जो चिन्हों और उसके जो है कि संकेतों से चलती है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा गणित की भाषा, ठीक है, जो संख्याओं और चिन्हों के माध्यम से चलती है। तो गणित के ज्ञान के लिए किसी नवीन भाषा की जो है कि आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि गणित की स्वयं की एक अपनी भाषा है, तो इसे किसी भी नवीन भाषा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा जो है यहाँ से गणित भाषा के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो गणित भाषा के जो अंग है वो है पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत। प से पद, प से प्रत्यय, स से सूत्र, स से सिद्धांत, और लास्ट वाला जो है चिन्ह। याद रखना है कौन कौन से हैं। प से प्रत्यय, प से पद पहले, प से प्रत्यय, और फिर उसके बाद स से सूत्र और स से सिद्धांत, और लास्ट वाला जो है चिन्ह यानी प्रतीक। अगला जो फ्रेंड्स है आपका गणित की श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना का विकास। देखिए अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग अभिसारी और अपसारी प्रश्न, यानी कि बंद अंत वाले यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से जरूर आएंगे, अपसारी और अपसारी से। तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है कि ऐसे प्रश्नों का केवल एक उत्तर होता है, जैसे कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा में जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन 4 विकल्प देता है और कहता है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ये कैसे प्रश्न है, बंद अंत वाले प्रश्न हो जाएगा। इसको हम लोग अभिसारी प्रश्न भी कहते हैं। ऐसे प्रश्नों से रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी आप इसको रट कर ही सीख सकते हैं, अभ्यास नहीं कर सकते इससे, ठीक है। जितना रटेंगे उतना ही ठीक रहेगा। जैसे देखिए आपकी अगर कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं बताइए। एक है सबसे छोटी, वो है क्या है, 2 है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। अगर आपको कहा जाए कि 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताएं, सूची लिखिए, तो 1 से 20 तक की सूची कौन कौन सी है बताइए। तो देखिए आपका हो जाएगा 2, 3, 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7, ठीक है, 5 के बाद 7, फिर उसके बाद हो जाएगा 11, फिर 13, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 19, ठीक है। ये आपके हो गए संख्याएं जो 1 से 20 तक है। तो ये भी बंद अंत वाले हैं। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या 1 से 20 तक के बीच में आएगी, इतना ही आएगी, इसके बाद कोई भी नहीं आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपका अभिसारी, अभिसारी के बाद आपका आ गया अपसारी, ठीक है। यहाँ से आपका अपसारी रहेगा। तो देखिए अपसारी जो है कि यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए मुक्त अंत वाले कौन होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर 1 से अधिक होते हैं, ठीक है, यानी विशेषताओं वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न के जो है तर्क संगत पर आधारित होते हैं, ठीक है, तर्क पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों को तार्किक क्षमता का विकास होता है। ऐसे प्रश्नों से क्या होता है, तो तार्किक क्षमता का विकास होता है। देखिए 2 प्राकृतिक संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 है। तो देखिए 2 प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि 15 2 + 20 17 हो सकता है, ठीक है। 15 + 2 17 हो जाएगा। 12 और जो है कि 12 5 20 17 हो सकता है। 16 + 1 20 17 हो सकता है। तो इसके कितने हैं, यानी कुछ भी संख्याएं जोड़ेंगे तो 17 कर सकते हैं। तो इसके बहुत से उत्तर हो गए। तो बहुत से जिसके अंत उत्तर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी तंत्र, यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अपसारी और अभिसारी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला हम लोग टॉपिक तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक जमा होता क्या है, कंप्रेसिव एडिशन। दिया है कि जब ए के पास बी की तुलना में कोई वस्तु ज़्यादा हो। तुलनात्मक जमा का मतलब होता है जब ज़्यादा
तुलनात्मक जमा का मतलब याद रखना है आप लोग को, अगर एग्जाम में भूल जाता है तो इसको याद रखना है। तुलनात्मक जमा का मतलब, तुलनात्मक मतलब जमा का मतलब ज़्यादा, ठीक है। यानी कि जब ए के पास 20 से की तुलना में कुछ ज़्यादा हो, कोई वस्तु ज़्यादा हो, ठीक है, या कुछ भी ज़्यादा हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मोहन के पास जो है कि रोहन से 10 पेन अधिक है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास जो है कि आपके दोस्त से जो है कि 10 पेन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया तुलनात्मक जमा। जब घटाव हो जाएगा तो उसमें कम हो जाएगा, तो कह सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे है तुलनात्मक घटाव, यानी कि कंप्रेसिव सब्सट्रैक्शन। जब ए के पास बी की तुलना में कोई वस्तु कम हो जाए तो इसको कहेंगे हम लोग तुलनात्मक घटाव। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन जो फ्रेंड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। देखिए एक है आपका वैकलित जमा। तो वैकलित जमा यानी कि टेक अवे एडिशन। तो इसमें क्या होता है, ए में कितना जो दिया जाए कि बी हो जाए, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि कैसे पूछता है कि ए में कितना दिया जाए जो कि बी हो जाए, यानी कि 25 में कितना जोड़ा जाए कि आपका 38 हो जाए। तो 25 में कितना जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, तो 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपसे कहा जाए कि 10 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए, ठीक है। एक में कितना जोड़ा जाए कि 2 हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में जोड़ने का काम किया जाता है वैकलित प्रश्न में। तो ये हो जाएगा आपका वैकलित जमा। एक होता है वैकलित घटाव, तो उसमें घटाव होगा, ठीक है। यानी कि 25 में कितना घटाया जाए कि 18 हो जाए, ठीक है। यानी 10 में कितना घटाया जाए कि 5 हो जाए, या 10 में, या आप ये भी कह सकते हैं कि 20 में कितना घटाया जाए कि 10 हो जाए। तो 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया वैकलित जमा और वैकलित घटाव। और हम लोग फ्रेंड देखेंगे समुच्चय यानी एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन देखेंगे हम लोग। समुच्चय का अर्थ संग्रह, संग्रह का मतलब एक समूह, अर्थात सभी का योग, यानी कि जोड़। देखिए आपके एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं कि क्या ए के पास 5 पेन है, बी के पास 9 पेन है, सभी का योग कितना है, तो इसे कहेंगे हम लोग समुच्चय, यानी कि सभी का योग, समूह। यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ के आप लोग बता ही देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का समुच्चय। अगला हम लोग देखेंगे संवर्धन। अगला आपका है संवर्धन। संवर्धन का मतलब वृद्धि से, मतलब बढ़ना। जैसे कि आपको कहा जाए कि 45,000 वाले लैपटॉप के मूल्य 5,000 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 45,000 का था, अब 5,000 का क्या हो गया, उसमें वृद्धि हो गया। तो नया मूल्य कितना हो गया, तो कितना हो गया 50,000, यानी क्या हुआ 5,000 बड़ा, बड़ा का मतलब वृद्धि हुआ। तो इसको कहेंगे हम लोग संवर्धन, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग का क्रम सूचक। अगला जो है देखिए हम लोग का है क्रम सूचक। तो वस्तुएं की क्रम को बताता है। क्रम सूचक क्या बताता है, वस्तु है उसके क्रम को बताता है कि उसकी क्रम क्या है। तो जैसे देखिए आपका क्रम सूचक का मतलब इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है, यानी कि क्रम को बताता है कि पहली मंजिल पर नहीं है, दूसरी पर नहीं है, तीसरी पर नहीं है, एक और 4थी मंजिल पर कार्यालय है। तो क्रम का सूचक बताता है कि किस मंजिल पर है। एक होता है गणन सूचक, यानी कि वस्तु के कुल योग को बताता है, गणना को बताता है। यानी कि जैसे कि समूह में कुल 50 लोग सम्मिलित हुए, यानी कि 40 लोग सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार का जो है कि गणन सूचक प्रश्न कहते हैं इसको। देखिए गणित में भय के कारण जो है कि प्रतीकात्मक भाषा, संचयी भाषा, गणित की आकलन विधियाँ और सामाजिक वातावरण, ये जो है कि गणित में भय के कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, प्रतीकात्मक भाषा, संचयी प्रकृति, गणित की आकलन विधियाँ, सामाजिक वातावरण, 4 हैं, ठीक है। तो ये है भय के कारण गणित में। अगला जो फ्रेंड्स है आप लोग का वो है गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है।
तो प्राथमिक स्तर पर जो है कि संख्या संबंधी कौशल, गणितीय संक्रियाओं का विकास, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ से आ जाता है आपका मापतौल, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। अगला आपका दैनिक जीवन में प्रयोग उच्च स्तर पर, दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे होगा? उच्च स्तर पर। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, विश्लेषण योजना, समस्या समाधान कौशल का विकास, परिकलन संबंधी कौशल का विकास, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद प्रमुख कुछ कथन है वैज्ञानिकों की, उसे हम लोग देख लेते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए। तो हागवेन का कहते हैं, देखिए हागवेन कहते हैं कि गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है। गणित क्या है? संस्कृति और सभ्यता का ये दर्पण है। गणित संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। तो गैलीलियो कहते हैं आपका कि गणित जो है कि वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो कहते हैं गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक क्या कहते हैं? लॉक कहते हैं कि गणित का वो मार्ग जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत आ जाती है, उसे हम लोग कहते हैं गणित, ठीक है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। वही एक वैज्ञानिक है आपके रोजन बेकन, कहते हैं कि गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वारा एवं कुंजी है, ठीक है। गणित क्या है? सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। अगला आपका है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये कहते हैं कि गणित मापन मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है। गणित क्या है? मापन मात्रा और परिणाम का क्या है? विज्ञान है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग एनसीएफ यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो देखिए एनसीएफ जो है कि एनसीएफ को कई भागों में बांटा गया है। एनसीएफ 1975, 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022, ठीक है। फिर उसके बाद INCF 2005, इसे हम लोग को पढ़ना है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर यशपाल पहले के थे, ठीक है। ये अभी नहीं है, अभी कोई दूसरा होगा या फिर वही हो सकते हैं। तो देखिए आपका जो है कि एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीएफ 2005 कहती है कि शिक्षा को जो है कि रटने से मुक्त किया जाए। उसके बाद अधिगम पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहकर क्रियाकलापों पर आधारित हो, यानी प्रयोग पर आधारित हो, ठीक है। इसको जो है कि पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, एनसीएफ 2005 ये कहती है। और उसको रटन से मुक्त किया जाए। आगे कहती है कि अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत पर देखिए क्या करते हैं हम लोग। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत हो गया। उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर हो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो, सूचना को ज्ञान न माना जाए। यह भी आपकी एनसीएफ 2005 कहती है। अगला जो आपका है प्राइमरी स्कूल में चौपड़ अनुमान लगाना सममिति गणितीय पाठ्यक्रम के भाग हैं। प्राइमरी स्कूल में जो है कि चौपड़ अनुमान लगाना सममिति गणितीय के पाठ्यक्रम के एक भाग है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए आपका है प्राइमरी क्लास में
गणित शिक्षण के लिए एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड उपागम प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों की गणितीय यानी गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। इसका क्या है, तो बच्चों की गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। दिक् स्थान संबंधी समझ को बढ़ाना है। ठीक है, ये आपका हो गया शिक्षण विधि आपका, इसमें आपका हो गया ये दिक् स्थान को बढ़ाना है। ये सब किसका है, तो गणित का भाग है। और ये एनसीएफ 2005 का कुछ ये वाला आपका था, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म और सूचना को ज्ञान न माना जाए। ठीक है, ये एनसीएफ 2000 एनसीएफ का ये कुछ उद्देश्य थे। अगला फ्रेंड्स हमारा है शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और एक संश्लेषण विधि। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, व्याख्यान का मतलब कि विस्तार और निगमन और आगमन। ठीक है, आगमन का मतलब कि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन का मतलब कि नियम से उदाहरण की ओर इसमें जाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका पहले हम लोग देख लेते हैं इधर था। ठीक है, ये उसके बाद है आपका प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि। इतनी विधियों को हम लोग को पढ़ना है। देखिए, निदानात्मक शिक्षण। देखिए, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। देखिए, निदान शब्द यहाँ से हम लोग का हो गया, ये सब विधियाँ हैं। ठीक है, विधियाँ के बाद हम पढ़ेंगे निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, निदान शब्द अंग्रेजी की आयुर्वेद शब्द से लिया गया है। ये कुछ मिस्टेक है। ठीक है, हृदय शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कमियों का पता लगाना। ठीक है, निदान का मतलब कमी का पता लगाना होता है। इसका अर्थ होता है निदान का करना यानी कि कमियों का पता लगाना। इस शिक्षण में जो एक अध्यापक बालक के अधिगम में हो रही समस्याओं का पता लगाता है एवं उसका उपचार कैसे किया जाए, इसका जो है कि निर्धारण करता है। ठीक है, पहले उसकी समस्याओं का पता लगाता है और उसका उपचार कैसे किया जाए इसका निर्धारण करता है कि उसे कैसे ठीक किया जाए। इस विधि का पहला चरण जो होता है समस्याग्रस्त बालक का पता लगाना और दूसरा चरण होता है समस्याग्रस्त बालक को कमियों का पता लगाना। ठीक है, पहला जो है समस्याग्रस्त बालकों का पता लगाना और दूसरा चरण है समस्याग्रस्त बालकों की कमियों का पता लगाना। ठीक है, अगला आपका जो है अगले चरण में अध्यापक का उपचार कैसे किया जाए इस बात का निर्धारण करता है और यह भी ध्यान रखता है कि भविष्य में यह दोबारा न हो, यह भी बात ध्यान में रखता है। अगला जो फ्रेंड्स शिक्षण है वह है आपका उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, क्योंकि दो ही है, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो इस शिक्षण में जो है कि बालक के अधिगम से संबंधित हो रही कमियों को दूर किया जाता है। यानी निदानात्मक में पहले कमियों को ढूंढा जाता है, उपचारात्मक में कमियों को दूर किया जाता है। तो देखिए, अब अनौपचारिक मूल्यांकन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। अब हम लोग देखेंगे अनौपचारिक मूल्यांकन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, इस मूल्यांकन का प्रयोग जो है अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करने के लिए करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। यह मूल्यांकन पाठ के बीच में किया जाता है। यानी कि जब अध्यापक किसी भी विषय को और उसके पाठ को पढ़ा रहा होता है तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता है, जिससे उसको पता लगाता है कि बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन यानी अनौपचारिक मूल्यांकन। ठीक है, पूछ करके जो है कि उसका मूल्यांकन कर सकते हैं हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन यानी अनौपचारिक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं भी हैं। देखिए, इसमें जो है कि अध्यापक और बालक दोनों की प्रतिपुष्टि होती है।
इसमें जो है कि इस आकलन के लिए अंक नहीं दिए जाते हैं, इसलिए इसे अनौपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा कि इसे अनौपचारिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अंक जो है नहीं दिए जाते हैं, नंबर कोई भी नंबर नहीं मिलता है। तीसरा आपका है कि यह अधिक से अधिक अधिगम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सीखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो है कि निदानात्मक एवं औपचारात्मक दोनों होता है। ठीक है, जो ये मूल्यांकन होता है वो होता है आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक। कौन सा मूल्यांकन? तो ये आता है आपका अनौपचारिक मूल्यांकन। ये हो गया आपका, ये जो है कि निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होता है। कौन सा मूल्यांकन होता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि अनौपचारिक मूल्यांकन। इसे जो है कि आंतरिक आकलन भी कहा जाता है। इस मूल्यांकन को, इस आकलन को आंतरिक आकलन भी कहते हैं। याद रखना है कि किस आकलन को आंतरिक आकलन कहते हैं, तो अनौपचारिक आकलन, या फिर कह सकते हैं कि रचनात्मक आकलन को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आंतरिक आकलन। क्योंकि यह पूर्णतः कक्षा के अंदर होता है, न कि कक्षा के बाहर होता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम लोग का है औपचारिक मूल्यांकन, यानी योगात्मक या संकलनात्मक। ठीक है, यह मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने के बाद यह जो है देखने का प्रयास होता है कि बच्चों ने ज्ञान को किस गहराई से ग्रहण किया है। ठीक है, यानी कि कितना पढ़ा। इसकी उपलब्धि के इस परीक्षण को इसे उपलब्धि परीक्षण भी कहा जाता है। यानी औपचारिक मूल्यांकन को हम लोग कहते हैं उपलब्धि मूल्यांकन भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ष भर में बालकों का अध्ययन का परिणाम है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया यहाँ तक। उसके बाद पढ़ने से हम लोग का है एक्जियोम यानी अभिव्यक्ति, यानी कि ऐसी चीज जिन्हें सत्य मानने के लिए हम किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उन्हें हम लोग कहेंगे एक्जियोम यानी अभिव्यक्ति। अगला है आपका अनुमान, यानी इन्हें सत्य मानने के लिए प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। अनुमान में जो है कि प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अभिव्यक्ति में प्रूफ की आवश्यकता यानी नहीं पड़ती है। अगला जो फ्रेंड्स है तीसरा आपका थ्योरम यानी प्रमेय। जब जो है कि किसी प्रमेय को सिद्ध कर दिया जाता है, किसी फार्मूलों को सिद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यानी कि उदाहरण, इस यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा है, उदाहरण है या फिर कुछ और है इसमें। ठीक है, सिद्ध कर दिया जाता है तो वो प्रमेय कहलाता है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन। ठीक है, तो वैन हेले ने ज्यामिति के कुल 5 स्तर बताए थे। कौन कौन से स्तर बताए थे? तो फर्स्ट स्तर यानी कि जो 0 लेवल, दूसरा जो है आपका फर्स्ट लेवल, तीसरा जो है दूसरा लेवल, और चौथा जो है आपका 3 लेवल। यानी कि 0 से 3 लेवल तक कुल कितने लेवल बताए? 4 लेवल बताए। पांचवा जो आपका लेवल बताए वो है आपका लेवल 4। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के कहेंगे तो कि उन्होंने कितने कुल लेवल बताए ज्यामिति के? तो वैन हेले ने 4 नियम बताए थे, 0, 1, 2, 3 और 4। तो इसको भी याद रखना है। देखिए आपका 0 लेवल होता क्या है? लेवल 0 यानी दृश्यीकरण, चक्षुषीकरण। इस स्तर पर बालक जो है कि ज्यामितीय आकृतियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करता है। यानी जिस प्रकार की आकृतियां हैं
उसके आकार को देखकर जो है कि उसका वर्गीकरण करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग दृश्यीकरण। पहले उसके क्या करेगा, आकार को देखेगा और फिर उसके जो है कि वर्गीकरण करेगा, यानी कि बांटेगा। वह आकृतियों को देखकर क्या करता है, वर्गीकृत करता है। जैसे कि समोसों को त्रिभुज, समोसे को क्या करेंगे, त्रिभुज कह सकता है, क्योंकि समोसा कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। बिस्किट को आयत कह सकते हैं, क्योंकि बिस्किट कैसा होता है, आयत के आकार का होता है। तो हम लोग वो उसको क्या बोलता है, बिस्किट को आयत कह सकता है। दूसरा जो फ्रेंड्स लेवल बताया वो था आपका एनालिसिस, यानी विश्लेषण। विश्लेषण का होता है मतलब आपका होता है छोटे छोटे भागों में तोड़ना। ठीक है, तो इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं करता, परंतु उनकी आकृतियों या उनके समानता तथा अंतर ढूंढ पाता है। ठीक है, इसमें तोड़ता नहीं है बल्कि क्या करता है, उसमें समानता और अंतर कर पाता है। यानी कि देखिए, जैसे कि एक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और इसमें प्रत्येक में कितने कोण होते हैं, तो 90 कोण होते हैं। ठीक है, यानी कि उसको जो है कि गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण नहीं करता है, यानी कि तोड़ता नहीं है, बल्कि वो देख लेता है कि उसकी भुजाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 4 कोने होते हैं तो 4 भुजाएं हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो है कि उसमें कोण भी पता कर लेता है कि इसमें 4 कोण होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। अगला जो 3 लेवल बताए, लेवल 2 तीसरा जो अपना नियम बताए वो इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी अनौपचारिक निगमन। ठीक है, यानी रिलेशन। देखिए, इस नियम पर जो है कि बालक ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करने लगता है, अर्थात आकृतियों में अंतर स्पष्ट कर लेता है तथा उसमें अंतर ढूंढने लगता है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि अंतर ढूंढने लगता है। जैसे कि वर्ग है, वर्ग एक आयत होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला जो फ्रेंड्स आपका नियम बताया चौथा वाला, चौथा जो उन्होंने नियम बताया वो था लेवल 3, यानी अनौपचारिक के बाद औपचारिक निगमन। फॉर्मल डिटेक्शन, यानी सूत्रों का प्रयोग करने लगता है, सूत्र का प्रयोग करने लगता है, यानी कि प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास करने लगता है, आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच विभेद करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, इस नियम में आपका विभेद करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। उसके बाद फिर आ गया हम लोग का 5वां नियम, लेवल 4, यानी रिग्योर, दृढ़ता। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय चिंतन के आधार पर ज्यामिति से संबंधित नई चीज़ें स्वयं से ढूंढने लगता है। नई चीज़ें कैसे ढूंढने लगता है, स्वयं से ढूंढने लगता है लेवल 4 में, ज्यामितीय चिंतन के आधार पर। ठीक है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जैसे यहाँ पर हो गया आपका भौतिक वस्तुओं का अनुभव, भाषाई अनुभव, चित्रात्मक अनुभव, संज्ञानात्मक अनुभव। ठीक है, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, एक्सपीरियंस। उसके बाद फिनिश आ गया आपका जॉर्ज पोलियो का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए जॉर्ज पोलियो का सिद्धांत क्या है। इसके समस्या समाधान के 4 चरण है। पहला जो समस्या को समझना, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जॉर्ज पोलियो का सिद्धांत, देखिए समस्या को पहले समझते हैं, फिर समझने के बाद योजना बनाते हैं, यानी योजना क्या करते हैं, तैयार करते हैं। फिर योजना को
क्रियान्वित करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पुनः उसको जांच करते हैं। तो 4 लेवल बताए थे जांच पोलियो ने। पहले योजना को समझेंगे, फिर योजना को तैयार करेंगे, फिर योजना को क्रियान्वित करेंगे और फिर जो है कि पुनः जांच करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो लेकिन न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 सिद्धांत, ये भी इन्होंने 5 नियम बताए। कौन कौन सा नियम? कि समस्या को पढ़ना, पहले यानी कि समस्या को ढूंढेंगे, उसके बाद समस्या को समझेंगे, ठीक है, कि समस्या है क्या। पहले समस्या को पढ़ेंगे यानी ढूंढेंगे, फिर उसके बाद समस्या को समझेंगे कि समस्या कैसे आई, फिर उसके बाद गणितीय चिन्हों का रूपांतरण, और फिर उसके बाद चौथा है आपका प्रक्रिया चरण यानी कि कार्यविधि निष्पादन करेंगे, और बाद में जो है कि उत्तर प्रतिपादन करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग भौतिक राशियों के मापन के संरक्षण के जीन पियाजे का क्रम, ठीक है, जीन पियाजे का क्रम। तो जीन पियाजे का जो है कि भौतिक राशियों की मापन के संरक्षण का जीन पियाजे का क्रम कौन कौन सा है? तो संख्या, लंबाई, संख्या पहले, फिर उसके बाद लंबाई, लंबाई के बाद वजन, पहले संख्या फिर लंबाई, फिर उसके बाद वजन और फिर आयतन। इसको भी याद रखना है क्रम वाइज, पहले संख्या फिर लंबाई फिर वजन फिर उसके बाद आयतन, ठीक है। इसको भी याद रखना है, संख्या, लंबाई, वजन, आयतन। आयतन लास्ट में है और संख्या पहले है। संख्या, लंबाई, वजन और आयतन, ठीक है। 4 हो गया आपका। उसके बाद आपका जो है कि जॉन डाल्टन डिन्स का सिद्धांत देख लेते हैं। ये भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए थे। स्वतंत्र अवलोकन, नियम बाध्यता अवस्था, फिर उसके बाद तुलनात्मक अवस्था, प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन अवस्था, उसके बाद सांकेतिक अवस्था, फिर उसके बाद सिद्धांत की अवधारणा, ठीक है। तो इनके नियम को भी याद रखना है। डिन्स के नियम भी कुछ थे। गतिशील सिद्धांत, बोधात्मक ज्ञान, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत। गतिशील, बोधात्मक, गणितीय परिवर्तिता, रचनात्मक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ से गणितीय सक्रियाओं के नियम। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है कि पूरा प्रश्न ही यहाँ से बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका प्रतिलोम वर्तलोम आपका जो है कि जो भी है ये सब आपका सममिति रेखाएं ये सब जो है कि आपका बनेंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे।